आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग करने वाले हैं प्रगतिवाद को प्रारंभ और छायावाद का होगा आज इस पाठचर्या में समापन। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प ए कुकुरमुत्ता तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। कुकुरमुत्ता कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जूही की कली प्रथम छंद मुक्त रचना, सरोज स्मृति प्रथम शोक गीत के रूप में और राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के रूप में जानी जाती है। आगे, इस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या कहा है। तो मधुचर्या उन्होंने कहा है जयशंकर प्रसाद की कविताओं को लक्ष्य करके। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। मधुबाला का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी, प्रलय की छाया 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं पटकथा 1972 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि असाध्य वीणा 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो इसका सही अनुक्रम बनेगा प्रलय की छाया 1925 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, असाध्य वीणा 1961 ईस्वी और पटकथा 1972 ईस्वी। आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद, मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा मेरा सिकता हीरक प्याली में। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। आगे, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूं, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूं। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह अज्ञेय की पंक्तियां हैं साथियों, अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली पंक्ति। अगली पंक्ति है कि बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश्य था समतल, क्षमा करें, स्पष्ट भाल। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। आइए देखते हैं आगे और अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। कर्ण पात्र जो है यह रश्मिरथी का पात्र है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कमला प्रलय की छाया की पात्र है और जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद औसी नरी, यह उर्वशी की पात्र है, उर्वशी कृति की, और यह रचना भी रामधारी सिंह दिनकर की है। राहुल यशोधरा का पात्र है
और मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यानी कर्ण रश्मरथी का पात्र दिनकर की रचना, कमला प्रलय की छाया की पात्र है जयशंकर प्रसाद की रचना है, औशी नरी उर्वशी की पात्र है दिनकर की रचना है, और राहुल यशोधरा का पात्र है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे लहर किस विधा की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह काव्य विधा की रचना है। विकल्प 20 का सही जवाब है। इसके अलावा प्रसाद की अन्य रचनाओं में उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी और कानन कुसुम 1913 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, जबकि कामायनी 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। सुमिंद्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध हैं? तो सुमिंद्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्य रूप से देखा जाए तो छायावाद से संबद्ध हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ माना जाता है और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत की प्रमुख काव्य कृतियों में जो है उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथ 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी की है। पंत को चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री को की याद में कौन सी कविता लिखी है? तो जवाब हो जाएगा 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति लिखा है उन्होंने। निराला छायावाद के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुंकुर मुत्ता अर्चना आराधना प्रमुख हैं और इन्होंने मतवाला समन्वय पत्रों का संपादन भी किया है। वह आता दो टूक कलेजे में करता, पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से अवतरित हैं और इसके रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो भिक्षुक कविता से अवतरित यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे छायावाद की प्रमुख विशेषता इसमें से कौन सी रही है? तो प्रकृति का मानवीकरण करना छायावाद की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। छायावाद को रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की किस कृति पर अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो जवाब इसका बड़ा आसान सा है, कामायनी। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। कामायनी महाकाव्य को छायावाद का कीर्ति स्तंभ भी कहा गया है और इस रचना का 1 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा, ये 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त इसमें संगत विकल्प नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो छायावाद में प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता और प्रेम वर्णन हुआ है। वीर रस की प्रधानता देखने को नहीं मिलेगी। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे महादेवी वर्मा की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी यामा। अगला प्रश्न, अणिमा किसकी रचना है? तो 493 में अणिमा का रचनाकार आपको बताना है और आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला की अन्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, वेला, नए पत्ते और आराधना है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी श्रीधर पाठक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। ये संत कवि नहीं है बल्कि स्वच्छंदतावादी कवि हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा, जागरूक और भावुकता का कवि कहा है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता है, इसके रचनाकार आपको बताना है और आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र वीर रस की कवित्री हैं जिन्होंने झांसी की रानी शीर्षक से कविता लिखी है। परिमल किसकी रचना है? तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका, आराधना, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बादल राग और गीतिका निराला की रचनाएं हैं। इसके बाद कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, अनामिका। अनामिका निराला की रचना है, जबकि पल्लव ग्रंथ गुंजन पंत की रचनाएं हैं। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? छायावाद के कवि इसमें कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया मैथिली शरण गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अभी ऊपर इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने भारत भारती से प्रभावित होकर के इनकी रचना, इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दे दी थी। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, युगांत। युगांत सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जबकि निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत ये सब यामा महादेवी वर्मा की रचना है। यामा के लिए 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। प्रश्न संख्या 501 है साथियों कि निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता मिलती है? और इस प्रश्न का जवाब आपने तुलसीदास चुन करके बिल्कुल सही जवाब बताया। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। तो यह रहस्यवाद की पंक्तियां हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। फिर न जाने लुढ़क ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग्मौन पंत की यह पंक्तियां किस कविता से अवतरित हैं? तो जवाब हो जाएगा यह मौन निमंत्रण से अवतरित पंक्तियां हैं। मौन निमंत्रण, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रगतिवाद से प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कल्पना प्रवणता। शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता और श्रम में सौंदर्य, यह प्रगतिवाद की विशेषताएं रही हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता में जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता में जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे नई कविता कहा जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें दिए गए विकल्पों से कोट का चयन करना है आपको। तो व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद यह प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना और इतिहास का बोध प्रगतिवादी मूल्यों में आता है। प्रगतिवाद का आपकी अगर विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ईश्वर, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण प्रमुख है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? तो जवाब इसमें जो है नरेंद्र शर्मा, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र शर्मा आधतन प्रगतिवादी कवि नहीं रहे हैं। यह व्यक्तिवादी कवि यानी प्रेम और मस्ती के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्य हैं। जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा आधंत प्रगतिवादी कवि हैं।
वर्तनी के देश से जो है त्रुटिपूर्ण होने के कारण यह प्रश्न आयोग ने हटा दिया था। यहाँ पर जो है आधंत लिखा गया है, आधंत, आद्यंत का आधंत। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी राइट आंसर है, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रहों में गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या प्रमुख हैं। इसके बाद हमारी क्षमा करें, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। तो जवाब हो जाएगा, इन पंक्तियों के रचनाकार श्यामलाल पार्षद हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह दिनकर की पंक्तियां। वहीं बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। प्रकाशन वर्ष के देश से दिनकर की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको मिलाना है। प्रकाशन काल के अनुसार के हिसाब से जो है रसवंती 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष जो है यह 1946 ईस्वी है, जबकि रश्मिरथी 1952 ईस्वी की रचना है और उर्वशी 1961 ईस्वी की रचना है। तो विकल्प इसका जो है रसवंती के बाद जो है कुरुक्षेत्र के बाद आपकी जो है आएगी रश्मिरथी, फिर उर्वशी। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रसवंती का 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी और उर्वशी 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। कुरुक्षेत्र से संबंधित, तो यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रचना है। विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। यह कथन इसके संदर्भ में सही नहीं है। 7 सर्ग हैं इसमें। इसका कथानक महाभारत से है और इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है, तो यह महाभारत से अवतरित कथा है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह खंड काव्य 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 7 सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ है। रश्मिरथी का अर्थ होता है सूर्य किरण रथ का सवार। आगे, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, यह सही विकल्प है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, यह भी सही विकल्प है। लेकिन धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि और इसके बाद शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, यह भी सही है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण कुरुक्षेत्र में है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध ग्रंथ है जिसे गीत नाट्य भी कहा जाता है, और इस रचना में पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से कामाध्यात्मकता की दुनिया की रचता है। सामधेनी 1941 ईस्वी से 1946 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक घटनाओं का काव्य रूप में वर्णन है। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य की रचना की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? नागार्जुन ने भूमिजा में, भूमिजा विकल्प डी इसका राइट, एक खंड काव्य की रचना की है। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नामक खंड काव्य की रचना की है। शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रहों में कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं चूका भी नहीं हूं, सुकून की तलाश प्रमुख है। वहीं जो है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पूर्वा आदि केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। जबकि हिल्लोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय का सृजन शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं। धरती दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, यह त्रिलोचन की रचना। वहीं नागार्जुन की प्रमुख रचनाओं में युग धारा, सतरंगी पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था और प्यासी पथराई आंखें प्रमुख हैं। आगे, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? तो बड़ा ही आसान सा इसका जवाब होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने कर्ण जवाब बताया होगा, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप में प्रगतिशील थी। यह स्थापना दी गई है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। तो इसमें दोनों ही विकल्प सही है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को दी गई है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे, दिनकर का काव्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जयद्रथ। यह मैथिली शरणगुप्त का खंड काव्य है जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ, और हर गीत का छंद में लिखी गई यह रचना है। गुप्त जी को हर गीत का छंद का बादशाह भी कहा जाता है, जबकि हुंकार, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र ये सब रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि तथा मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। प्रगतिवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें जो है कल्पना प्रवणता, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शोषकों के प्रति घृणा, क्रांति का आह्वान और शोषितों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है प्रगतिवादी काव्य धारा में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। जबकि शेष रचनाएं हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस और खिचड़ी विप्लव हमने देखा नागार्जुन की रचनाएं हैं। नागार्जुन की प्रमुख रचनाओं में युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस। जबकि केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाओं में युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें प्रमुख हैं। इसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ प्रथम अधिवेशन किसमें हुआ था? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 1936 ईस्वी में।
प्रगतिशील लेखक का जो है प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी और यहीं से प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत होती है। 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोर्स्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इसके बाद मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नागार्जुन का। नागार्जुन ने बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है, तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। आगे, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स से। प्रगतिवाद का आरंभ होता है कब से? 1936 ईस्वी में। लखनऊ में इसके पहले अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो मैं तुम्हें सौंपता हूं यह रचना वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है, जबकि प्यासी पथराई आंखें तुमने कहा था युगधारा नागार्जुन की रचनाएं हैं। इसके अलावा धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूं, अर्घान, फूल नाम है, अनकहनी भी कुछ कहनी, ये रचनाएं नागार्जुन की हैं। बसंती हवा के रचयिता कौन है? बसंती हवा के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा बसंती हवा का रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। युग की गंगा नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, अब मार प्यार की थापें, कहें केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी आदि रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी भूमिजा। भूमिजा सीता पर आधारित नागार्जुन का खंड काव्य है। रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है और आत्मजयी नचिकेता के जीवन पर आधारित कुंवर नारायण की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया सर्गबद्ध महाकाव्य है। प्रलय का वर्णन किया गया है। नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा बैद्यनाथ मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था आदि हैं और मैथिली में ये अपनी रचनाएं यात्री उपनाम से किया करते थे। आगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछिएगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से अवतरित हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी रश्मिरथी से। प्रगतिवाद साहित्य को स्वउद्देश्य मानता है, स्वउद्देश्य का अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। विकल्प बी। आगे, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी
जनजीवन के बीच से। आगे, प्रगतिवादी कवि रांगी राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, नरोत्तम। मेधावी, अजय खंडर और पांचाली रांगी राघव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम इसमें से चयनित करना है। तो प्रगतिवादी कवियों में 3 रचनाकार वो कौन कौन से हैं? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। इसके बाद प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं का शीर्षक इसमें से चयनित करना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाओं में गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहें केदार खरी खरी और मार प्यार की थापें हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में, और इसके उस समय अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद। यात्री उपनाम से कविता लिखने वाले रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने बाबा नागार्जुन को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले कौन है? तो प्रश्न संख्या 541 का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने त्रिलोचन शास्त्री को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब। त्रिलोचन शास्त्री को गजानन माधव मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि भी कहा है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था और इनकी प्रमुख रचनाओं में धरती, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, दिगंत, गुलाब और बुलबुल शब्द, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, और अनकहनी भी कुछ कहनी है प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर दिया गया? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 542 का राइट आंसर, अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, उर्वशी पर 1972 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवाद चेतना दोनों ही विद्यमान थी। इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, शामधेनी, रसमरती, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू प्रमुख हैं। आगे, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी। 1936 ईस्वी में अप्रैल में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। इसके बाद नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पत्रहीन नग्नगाछ, मैथिली भाषा में लिखी गई ये रचना है और इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से 1959 ईस्वी में सम्मानित किया गया। बाकी भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।